नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल रोजगार विद अंकित पर। मैं हूं सुशील जादौन और आपको आज एक नए खूबसूरत से विषय पर लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो बिना किसी समय को जाया करे हुए आज के हम अपने इस विषय पर चलते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप कहें कि आज हमको क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूं, आज आपके लिए यह चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपको नदियों के बारे में पढ़ना होगा और नदियों के बारे में अगर पढ़ना है तो नदियां आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि आपको नदियों से प्रश्न कई बार देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब भी आपको आज के बाद कोई यहाँ पर प्रश्न मिलेगा तो आज के बाद आप जरूर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे अगर नदियों से कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तब मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के साथ साथ समझेंगे कुछ इन नदियों के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी आपसे नदियां पढ़ता है तो नदियां सबसे पहले हम जानते हैं हमें कौन सी नदियां पढ़नी है, तो आप कहेंगे सर हमको उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़नी है, यानी यूपी की नदियों के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। और अगर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी आप भारत की नदियों को नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ रहे हैं तो कितने भागों में डियर बांट सकते हैं? आप कहेंगे 3 भागों में। 3 भागों में बांटने के साथ साथ सबसे पहले प्रकार कि अगर कोई नदियां होंगी तो आप कहेंगे हम कौन सी नदियों को पढ़ रहे हैं? हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं हम उस पर एक बार विश्लेषण यहाँ पर आपके सामने करेंगे। उसके बाद आप जानेंगे हिमालय के अलावा और जो नदियां होंगी वह मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां होंगी, यानी जो नदियां मैदान से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ नदियां ऐसी भी होंगी जो पठारी भाग से निकलती होंगी, तो पठारी भाग से निकलने वाली नदियों को भी हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तब आप कहेंगे सर अगर 3 भागों में नदियों को बांटा है तो थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि आखिरकार हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी होती हैं, पठारी भागों से निकलने वाली नदियां कौन सी होती हैं, या मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों को पूछेगा तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुखों को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब भी मैदानी नदियों की बात कर रहा होगा तो आप कह रहे होंगे कि प्रमुख रूप से आपको याद रखनी है एक नदी जिससे आप कहते हैं गोमती। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से इन सभी नदियों के बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक सा अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कि हमको पढ़ना क्या है। गोमती के अलावा आपको एक और नदी पढ़नी होगी, इसे आप सही कह सकते हैं। यानी आपको मैदानी नदियों में वैसे तो गोमती बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपको सैनी पढ़नी होती है। इसके भी अलावा बहुत सारी नदी होती हैं, लेकिन प्रमुख ज्यादा होती है दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदी। और हिमालय से निकलने वाली नदी, यह नदी आपको सभी को पता होगी। जैसे सबसे पहली नदी मैं बता देता हूं गंगा। दरअसल गंगा के बाद आप कह रहे होंगे दूसरी नदी की बात करेंगे तो दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। यमुना के बाद आप जब और नदियों की बात करेंगे तो आप कहेंगे इसके अलावा और नदी है यहां पर घाघरा। घाघरा के अलावा आप और नदियों की अगर बात करेंगे तो आप गंडक को कह सकते हैं। और गंडक के भी अलावा बहुत सारी नदी होती हैं, जैसे आप सभी जानते हैं राप्ती नदी आदि। दरअसल हिमालय की तो बहुत सारी नदियां हैं जो आज आप यहाँ सबको देखेंगे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा कि हिमालय का मतलब होता है कि अगर हम उत्तर की बात यानी हम इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तर दिशा में शिवालिक हिमालय होता है। और उत्तर दिशा में अगर शिवालिक हिमालय है तो यह नदी अगर हिमालय से निकल रही है तो आप यह भी सकते हैं कि हम उत्तर से निकलने वाली नदियों को यहां पर इस भाग में विभाजित कर रहे होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जहां पर नेपाल से सीमा लगती है उस भाग में हिमालय है। और अगर हम इन सभी नदियों को हिमालय की नदी बता रहे हैं तो हम कह रहे होंगे कि आप जानते हैं यह नदियां कौन सी होंगी जो उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग से निकल रही होंगी। अभी मैं मैप लेकर आऊंगा, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। लेकिन जब भी आपसे पठारी भाग की बात करेगा तो आप कह रहे होंगे सबसे पहले यहां पर नदी होती है चंबल। चंबल के अलावा आप कहेंगे केन। केन के अलावा आप कह सकते हैं बेतवा। बेतवा के अलावा आप कह सकते हैं सिंध।
आदि बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंधु की बात नहीं कर रहा हूं, सिंध एक नदी है, सिंध। इसके भी अलावा टॉन्स आदि नदियां भी बहुत सारी नदियां होंगी जो पठारी भाग से निकल रही होंगी। तब आप इतना समझिएगा, प्रमुख रूप से अगर आपको उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़नी है तो आपको भारत के संदर्भ में नदियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं नदियों पर फोकस कर रहे होंगे मेरे दोस्तों जिन नदियों को हम उत्तर प्रदेश में बहता हुआ देख रहे होंगे। तब आप पाएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में बहता हुआ यहां पर हमको नदी तंत्र देखना है तो इतनी सारी नदियों पर परिचर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन सभी नदियों के बारे में, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और आगे जब लेकर चलूंगा, यह मैंने एक नदी तंत्र बनाया है और प्रमुख रूप से यह जो नदी तंत्र आप देख रहे हैं यह सिर्फ आपको समझना है, कॉपी पर जरूर इसको लिखना है। लिखने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है। अगर नहीं बना पाते तो आप चिंता न कीजिएगा, आप कोई पाब्लो पिकासो नहीं हो, आपको अपनी भाषा में इसको उतारना है, अपनी भाषा में उतारने के बाद अपने समझ में आए उस तरह से लिखना है। लेकिन मैं अभी आपको इस सभी चीजों पर बात करूंगा, फिर आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र है और इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश में नदियां बहती हैं हम उन पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि डियर, जो सफेद लाइन से मैंने एक रेखा खींची है, दरअसल यह उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है। माइंड में सेट कीजिएगा कि जो सफेद कलर की एक लाइन खींची गई है यह उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री मतलब उत्तरी दिशा, और यहां से ऊपर हिमालय रहा होगा। जब हम यहां पर लास्ट में बात कर रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश से इधर जाने पर बिहार आदि शुरू हो गया होगा, नीचे आ रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश का यह सफेद लाइन और यहां पर आप जानते हैं सोनभद्र आदि रहा होगा, एक तरफ हमारा झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उसके अलावा मध्य प्रदेश होगा, यहां पर बिहार होगा। अगर हम यहां पर बात करें सफेद कलर की लाइन की तो आप जानते हैं यहां पर सहारनपुर आदि का क्षेत्र होगा और यह सफेद कलर की लाइन क्या दिखा रही है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को दिखा रही है, बस इतना समझिए। और जब उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को दिखा रही है तो हम अब नदियों को पढ़ेंगे कैसे, जरा आइएगा, गौर फरमाइएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको उत्तर प्रदेश की यह नदियां पढ़नी होती हैं तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख नदी होती है हमारी यहां पर गंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण गंगा। गंगा नदी कहां से निकल कर आती है, किस तरह से निकल कर आती है, कोई मतलब नहीं है। हमसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मैं हर उस एक प्रश्न पर बात आज करने वाला हूं जहां से उत्तर प्रदेश की नदियों से प्रश्न उठाया जाएगा। अगर आपको भारत के संदर्भ में नदियों के बारे में पूछेगा तो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें आप जानेंगे। लेकिन गंगा की अगर आपने बात की तो सबसे पहला और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से लेकर चलते हैं, जानिएगा किस तरह से। जब यह गंगा उत्तर प्रदेश की तरफ आती है, आप जानते हैं कि संपूर्ण भारत में गंगा 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश को आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 5 राज्यों से अगर बहती होगी तो यह गंगा उत्तर प्रदेश में कहीं से एंट्री करती होगी। और एंट्री करने के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे इस बिजनौर को, और आपको बिजनौर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में गंगा कहां से एंट्री करती है, यानी उत्तर प्रदेश में घुस रही है गंगा और कहां से घुस रही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप कह रहे होंगे कि बिजनौर नामक जिला जो उत्तर प्रदेश का है वहां से गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर रही होती है, कोई बात नहीं। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही एंट्री की, यह येलो कलर की लाइन आपको दिखा रही होगी और लास्ट में जाकर इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा, और इस बिंदु पर जब आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि यह पीले कलर की जो गंगा हमने यहां से बनाकर लाए थे, यह अंत में जाकर यहां से वापस निकल रही है। आपको ध्यान रखना है कि गंगा अगर बिजनौर से उत्तर प्रदेश में एंट्री ली है तो यह पीले कलर का जो एरिया यहां पर दिखाया है, दरअसल मैं यहां पर बिजनौर को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। 2 चीज याद रखेंगे कि गंगा उत्तर प्रदेश में एंट्री ली है बिजनौर से और निकल गई है बलिया से। वैसे बलिया और वैसे बिजनौर, यानी दोनों ही जो जिले हैं एक ही नाम पर हैं। गंगा बिजनौर से घुसी और बलिया से निकल गई। दोनों ही आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। गंगा को अभी हम यही थोड़ा रोकते हैं। दूसरी नदी की बात करते हैं और दूसरी नदी है यहां पर हमारी यमुना। यमुना भी दरअसल यहां पर अंदर आएगी उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह हमने गंगा को जाना कि गंगा कहां से घुसी थी और कहां से निकली थी, जरा बात कर लेते हैं यमुना पर।
यमुना की जब भी आपसे बात करेगा तो यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नामक जिले से एंट्री लेगी और सहारनपुर नामक जिले से एंट्री लेने के बाद इस तरह से बहती हुई यहां पर महत्वपूर्ण होगा हरियाणा के साथ सीमा बनाते हुए यह यमुना आगे चल के प्रयाग यानी इलाहाबाद में जाकर मिल जाएगी। दो प्रश्न फिर से बन रहे होंगे कि सबसे पहले यमुना उत्तर प्रदेश में किस जिले से गुजरती है, आप कह रहे होंगे सहारनपुर से गुजरती है। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ प्रवाहित होती है, तो आप कह पा रहे होंगे यमुना वह नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की क्या सीमा बनाने का काम करती है। बेहद आसान सा है दोनों ही प्रश्न, आप आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। लेकिन यह जो यमुना आई है, यमुना इस प्रयाग में आकर मिल गई है और फिर गंगा के साथ बहती हुई यह बाहर निकल गई होगी। यानी आपको प्रमुख रूप से जो गंगा और यमुना के तंत्र को ही जानना होता है। और हम सभी जानते हैं, हमने आपसे पहली क्लास में बात की थी कि जो हमारा राजकीय चिन्ह रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो धाराएं बनाई गई हैं वह दरअसल गंगा यमुना नदी के दोआब क्षेत्र को ही प्रदर्शित करती हैं। आज आप पा रहे होंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दो प्रमुख नदी हैं और उनकी सहायक नदी बहुत सारी होती हैं। तो यह हमारा पूरा उत्तर प्रदेश होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है, बस इतना याद रखेंगे। ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम इस गंगा को देखते हैं तो गंगा को देखने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, गंगा जैसे ही आगे बढ़ रही होती है, दरअसल इस बिजनौर क्षेत्र से ही एक और नदी निकलती है, बिजनौर के थोड़ा सा बराबर से। और वह जो एक और नदी निकल रही होती है, दरअसल इसका नाम में गंगा आ रही है लेकिन यह गंगा नहीं है, मतलब इसका नाम है रामगंगा। और निकल कहां से रही है, यह दरअसल बिजनौर के क्षेत्र से ही उत्तर प्रदेश में आती है और आगे चल के यह कन्नौज नामक स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको हरदोई भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि कन्नौज नामक स्थान पर बिजनौर से निकलने वाली यह रामगंगा इसी गंगा में मिल जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी जो है वह जब बह रही होती है तो कन्नौज के समीप आकर उसमें एक और नदी मिल गई होती है और वह नदी होती है रामगंगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहां पर जाकर सम्मिलित होती है, आप कन्नौज कहेंगे। कुछ किताबें हरदोई लिख रही होंगी लेकिन आप इसे कन्नौज याद रखेंगे। कभी कन्नौज ऑप्शन में नहीं दिया, दुर्भाग्यपूर्ण, तो आप कह सकते हैं कि हरदोई यहां पर आंसर हो सकता है, लेकिन आप कन्नौज याद रखेंगे। गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने के साथ साथ ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्थान है। दरअसल इस स्थान को आप पीलीभीत याद रखेंगे। यह स्थान है कहाँ पर, पीलीभीत। और पीलीभीत में एक फुल्लर नामक झील है और यह फुल्लर नामक झील से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या होगा, गोमती नदी। और यह गोमती नदी, ध्यान रखेंगे, हमने जब नदियों का यहाँ पर विभाजन किया था तो पा रहे होंगे मैदानी भाग से निकलने वाली नदी यानी कौन सी थी, गोमती और सई। तो गोमती नदी निकली है यहाँ पर और गोमती नदी इस गंगा के समीप आने की कोशिश करती है, गंगा की सहायक नदी बनने की कोशिश करती है और एक स्थान पर आकर, जिसे आप गाजीपुर या बनारस का क्षेत्र कह सकते हैं, गाजीपुर बनारस क्षेत्र में आके यह गोमती नदी भी क्या हो जाती है, इसमें सम्मिलित हो जाती है। तब कह सकते हैं हम कि गोमती नदी गंगा में आकर कहां सम्मिलित होती है, तो आप कहेंगे कि गाजीपुर बनारस क्षेत्र में गोमती नदी कहां, गंगा में आकर सम्मिलित हो जाती है। या पूछ सकता है कि गोमती नदी कहां से निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से निकल रही है। कहां से, पीलीभीत नामक इस फुलर झील से या फुलर लेक से निकलने का काम यह गोमती नदी कर रही होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अभी तक मैंने कितनी नदी बताई है, बस अगर हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा, रामगंगा और गोमती, तीन नदियों पर बात की है। यमुना को मैंने बता दिया है क्योंकि हमने पढ़नी है क्या है, गंगा और यमुना। जब इन नदियों की बात करेंगे तो पाइएगा
कि यह नदी बहेंगी तो जरूर उत्तर प्रदेश में, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, यह नदी बहेंगी तो जरूर उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह नदी गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी, यह आगे बिहार में जाकर उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बह रही हैं तो हमको याद रखना होगा। यानी यह शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक यह गंगा नदी में मिलने का तो काम करेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी, आगे जाकर बिहार, छपरा आदि क्षेत्र में यह गंगा में मिल गई होंगी। लेकिन हमको पढ़ना क्या है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। यह शारदा नदी जो यहां पर है, और शारदा नदी इसको आप काली नदी आदि भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। जो शारदा नदी है यह यहां से निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश में आती है, और दूसरी तरफ से एक घाघरा नदी आती है। यह दोनों नदियां बहराम घाट नामक स्थान पर एक जगह मिल जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यहां पर शारदा और घाघरा कहां पर आकर एक दूसरी नदी में मिलती हैं? आप कहेंगे बहराम घाट में मिलती हैं। लेकिन यह शारदा के नाम से ही जब आगे चलती हैं तो एक और नदी यहां से आ जाती है, और एक नदी और जो यहां से आती है इसको आप राप्ती नदी कह रहे होंगे। और जिन्होंने 2-3 साल से पेपर देते आ रहे होंगे इस राप्ती नदी से जरूर परिपक्व होंगे और वह जरूर इस राप्ती नदी को जानते होंगे। मैं अभी बात करूंगा राप्ती पर क्या प्रश्न बन सकता है, लेकिन फिलहाल ध्यान देंगे कि शारदा और घाघरा बहराम घाट में मिली और राप्ती नदी आकर इसी नदी तंत्र में देवरिया में आकर मिल गई। यानी 3 नदी यहां पर पढ़नी है, शारदा, घाघरा, राप्ती। शारदा और घाघरा कहां? बहराम घाट में मिल गई, और देवरिया में आकर कौन सी नदी मिल गई है? राप्ती नदी मिल गई है। कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक नदी यहां पर है गंडक, और गंडक नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, और एंट्री करने के साथ यह एग्जिट भी कर जाती है, और एग्जिट जब कर जाती है तो थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में बहने का काम करती है गंडक नदी। लेकिन जहां से यह गंडक नदी एंट्री कर रही होगी उस स्थान का नाम होगा, जिले का नाम होगा महाराजगंज, और जहां से एग्जिट कर रही होगी उस जगह का नाम होगा कुशीनगर। तो आप कह सकते हैं गंडक नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से एंट्री करती है और कुशीनगर से एग्जिट यानी बाहर चली जाती है, और आगे बिहार आदि क्षेत्र में जाके यह भी गंगा में मिल जाती है। तो हमने अभी तक जाना क्या कि हमने गंगा के अंदर मिलने वाली उत्तर की तरफ से नदियों को जाना है। यानी इस गंगा में कौन कौन सी नदी ऐसी हैं जो उत्तर की तरफ से मिल रही हैं। आप बिल्कुल आसानी से इन नदियों को क्रम से 6 से 7 बार बोलिएगा। किस तरह से? गंगा, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक। इसी तरह 6-7 बार बोलिएगा। आप आसानी से इस क्रम को याद कर जाएंगे, और आपसे अगर क्रम आपको याद होगा फिर आसानी से आप इन स्थानों को याद कर पा रहे होंगे। और अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस दे रहा हूं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा, आगे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमने गंगा नदी तंत्र को जाना और उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों को हमने जाना, तो आगे थोड़ा सा और जानिएगा। देखिए, अभी हमने दूसरी नदी की बात की थी कि एक नदी सर यहां पर होती है और यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस नदी को दरअसल आप किस नाम से जानते हैं? यमुना के नाम से जानते हैं। और यमुना नदी एंट्री कहां से कर रही है? अभी बताया मैंने, सहारनपुर से कर रही है। मिल कहां जा रही है गंगा में? इलाहाबाद में जाकर मिल रही है। प्रयाग में आप सभी जानते हैं 3 नदियों का संगम कहा जाता है, दरअसल यहीं पर तो यह यमुना मिल रही है। तब प्रश्न किस तरह से बनेगा कि जब यह यमुना सहारनपुर से अंदर एंट्री करके आएगी, तो ध्यान दीजिएगा कि सहारनपुर से एंट्री करने के बाद ही इसमें एक और नदी यहां से निकल आ रही होगी, और वह नदी इस यमुना में यहां पर आकर मिल जाएगी। दरअसल यह स्थान होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में जाकर एक नदी यमुना में मिल रही होगी, और यह नदी कौन सी होगी? हिंडन नदी। हिंडन नदी आप सभी जानते होंगे, सभी ने देखी होगी। हिंडन नदी यमुना में मिलने का काम कहां करती है? गाजिया यानी गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में यह नदी यमुना में मिलने का काम करती है। कोई समस्या नहीं, आगे आइएगा। इसको याद रखने के लिए दरअसल यह जो नदियां हैं दोस्तों, देखिए तो जाकर तो यमुना में मिल रही हैं, लेकिन यमुना भी तो जाकर लास्ट में गंगा में मिल रही है। लेकिन सही बात तो यह है कि यह सारी नदियां सहायक नदी कहलाएंगी। किसकी? हम कहेंगे चंबल की। लेकिन चंबल अंत में जाकर किस में गिरेगी? गंगा में जाकर मिलेगी। तो हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी आवश्यक है। तो आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं डियर। इनको आप जितनी बार क्रम से बोलेंगे, किस तरह चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स,
चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, जितनी बार इनको आप अपने क्रम में बोलने की कोशिश करेंगे और जब भी इस तरह बोलेंगे आपको याद होती चली जाएंगी। और किस तरह से याद करनी है, याद करने के साथ साथ आपको सिर्फ इनका यमुना में मिलन बिंदु याद रखना है कि चंबल नदी, देखिए चंबल नदी आप सभी जानते हैं बहुत एक प्रमुख नदी हो जाती है। प्रश्न बहुत ज्यादा यहां पर बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न एक बार बना है कि अगर आप घड़ियाल को देखना पसंद करेंगे, यानी आप घड़ियाल देखने के आदी हैं, घड़ियाल देखना चाहते हैं, तो आप किस नदी पर जाना पसंद करेंगे। प्रश्न तो इसी तरह पूछा है जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन पूछना यह चाह रहा है कि इस चंबल नदी पर एक घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही थी और यहां पर प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा था कि घड़ियाल परियोजना कहां चलाई जा रही है। घड़ियाल दरअसल मगरमच्छ जैसा ही होता है, ऐसे समझिएगा। तो घड़ियाल को देखना पसंद कर रहे हैं तो आप कहेंगे हम चंबल पर जाना पसंद करेंगे क्योंकि इसी में घड़ियाल पाए जाते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, यहां पर चंबल कहां मिलती है, सिर्फ इस बात को याद रखना है। इटावा नामक के क्षेत्र में हम क्या, यह चंबल इस यमुना नदी में मिल जाती है, कोई समस्या नहीं। सिंध नदी जो है यह औरैया नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, कोई समस्या नहीं। बेतवा और कैन दो जगह याद रखिएगा, हमीरपुर और बांदा, यह दोनों नदियां बेतवा हमीरपुर में, केन बांदा में जाकर मिल जाती है। एक नदी है टॉन्स, और टॉन्स नदी जो विंध्याचल रेंज है, इस विंध्याचल रेंज से निकलती है और विंध्याचल रेंज से निकल के यह नदी सीधी गंगा में मिल जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न किस तरह से है जरा ध्यान दीजिएगा। आप पा रहे होंगे कि टॉन्स नामक नदी एक ऐसी नदी है जो सीधी जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल रही है। अभी तक जितनी भी नदियां थी पहले यमुना में मिल रही थी और यमुना में मिलने के बाद फिर वह गंगा में जाकर गिर रही थी। और प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि दक्षिण की तरफ से वह कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश में जो सीधी गंगा में जाकर मिलती है। आप क्या करेंगे, टॉन्स नदी, क्योंकि बाकी की नदियां भी यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकलेंगी और बिहार आदि क्षेत्र में जाकर यह गंगा में जाकर मिलेंगी। तो टॉन्स नदी इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है कि दक्षिण की तरफ से एकमात्र नदी जो उत्तर प्रदेश में इस गंगा में मिल जाती है, नाम होगा टॉन्स। जब टॉन्स पर बात की है तो टॉन्स पर पूछ सकता है कि वह नदी, टॉन्स नदी जो एकमात्र नदी है उत्तर प्रदेश में दक्षिण की तरफ से जो सीधा गंगा में मिलती है, यह टॉन्स नदी निकलती कहां से है, विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल रेंज से निकलने का काम करती है। लेकिन यह जो टॉन्स नदी जब आगे जाएगी तो ध्यान देंगे कि जहां पर यह गंगा से मिलेगी, दरअसल वह क्षेत्र तो होगा इलाहाबाद का ही, यानी प्रयागराज का ही, लेकिन पर्टिकुलर जगह को कई बार दे देता है क्योंकि इलाहाबाद तो बहुत बड़ा रहा होगा। तो इलाहाबाद में यह ऐसा तो नहीं है कि जहां पर यमुना मिली है वहीं पर टॉन्स मिल गई हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह दरअसल सिरसा नामक स्थान पर, आप नोट करेंगे, सिरसा नामक स्थान पर टॉन्स नदी इस गंगा नदी में मिलने का काम करती है। सिरसा हरियाणा वाला नहीं है जो फतेहगढ़ के पास है, यह सिरसा, आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद वाला सिरसा याद रखेंगे। तो टॉन्स नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। क्यों होती है आप जान गए होंगे। आगे चलते हैं। एक नदी यहां से निकल रही है और जिसका नाम क्या है, सोन, आपको सभी को दिख रही होगी। दरअसल सोन नदी सोनभद्र में बहती है, यानी सोन नदी कहां पर आप पा रहे होंगे, लास्ट में ही तो है और यहीं पर तो सोनभद्र होता है, आप जानते हैं। तो सोन नदी लगभग यह लास्ट में जाकर बहती है उत्तर प्रदेश जब गंगा निकल रही होती है। लेकिन कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में ही बह रहा होता है जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हो। लेकिन सोन नदी पर जो प्रश्न बनते ही बनते हैं, लेकिन सोन में एक और नदी जाकर प्रवाहित होती है, इसको आप रेहंद नदी कहते हैं। सोन के साथ साथ यह रेहंद नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे बांध होते हैं, इस पर बहुत सारी परियोजना चलाई जा रही हैं। तब आप ध्यान रखेंगे कि सोन नदी जब गंगा की तरफ, गंगा में मिलने के लिए बढ़ रही होती है, उसमें एक रेहंद नदी भी मिल जाती है और दरअसल यह सोनभद्र वाले क्षेत्र में बह रही होती हैं। और रेहंद नदी और यह दोनों सोन मिलकर आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं बिहार क्षेत्र में। तब आप याद इतना रखेंगे कि सोन से ज्यादा रेहंद इंपोर्टेंट है, लेकिन सोन नदी भी गंगा की सहायक है, उत्तर प्रदेश में बहती है। हमको यह बात जरूर याद रखनी होगी। आपको इसके अलावा क्या याद रखना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
मैंने आपसे इंपोर्टेंट बताया है कि गंगा कहां से घुसेगी और कहां से निकलेगी जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह प्रयाग में ही मिल जाएगी, यमुना तो इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे गैलरी में पेंडिंग में मत डालिएगा। दोस्तों मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा तंत्र, जब भी कोई ऐसा मैप आदि आपको मिला करे जो याद नहीं हो रहा हो, तो जहां पर आपने अपनी सुंदर सी फोटो अपनी वॉलपेपर पर लगाई है ना, इस मैप को एक बार वॉलपेपर पर लगा लीजिएगा और जब भी आप लॉक अपने फोन का खोलेंगे तभी आप इस तंत्र पर एक बार नजर डालेंगे। और एक बार अगर इस तंत्र पर नजर डाल रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। आपका फोटो कितनी खूबसूरत है यह कोई भी मायने नहीं रखना, क्योंकि आप जॉब के बाद और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। इसलिए इस फोन पर वॉलपेपर पर इस फोटो को लगाने का कष्ट करें, आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर यह फेथफुल साबित होगा। चलिए, हमने इतना जाना है कि यह अभी तक तंत्र था और इस तंत्र के अंदर गंगा यमुना बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने इस बात को जान लिया है। और गंगा यमुना के अलावा एक टॉन्स नदी बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको यह अन्य नदी बेतवा सिंध केन कहां से निकलती हैं, यह सभी चीजें इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र पर बात कर रहा हूं और आप अगर ज्यादा इस चीज को चाहते हैं कि यह किस तरह होता है तो यह मैप आपको दिख रहा होगा। आप इस मैप के माध्यम से पा रहे होंगे। तो देखिए, मैंने हिंडन बताया था, हिंडन यह नदी है और यह हिंडन नदी कहां पर आकर, यहां गाजियाबाद में आकर यानी कि या नोएडा में आकर मिल गई है। उसके अलावा यहां पर यह गंगा रिवर गई है और गंगा रिवर को आप पा रहे होंगे कि गंगा इस तरह से निकलती हुई बाहर चली जाएगी। उसके अलावा यहां पर यह यमुना नदी आगे चलकर यहां पर जाकर इससे मिल जाएगी। उसके अलावा यह गोमती नदी आ रही होगी और गोमती नदी भी इसमें जाकर यानी कि गंगा में मिल रही होगी। आप गोमती को जानते हैं कहां से निकल रही होगी और यह किस लिए प्रमुख होगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र से निकल रही होगी। उसके अलावा यहां पर देखिएगा, मैंने कहा था सोनभद्र और आप सोन नदी को पा रहे होंगे, नीचे से रेहंद आ रही होगी। उसके अलावा जो यमुना के अंदर यह नदियां मिल रही होंगी, चंबल ये रही। उसके अलावा आप बेतवा आदि को आप यहां कह सकते हैं, बेतवा यहां पर मिल रही है। तब आप इस मैप के माध्यम से भी उन सभी नदियों को जान सकते हैं जो मैंने वहां पर बनाया था। लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि यह मैप तो बना हुआ था, वह मैंने बनाया और उसी तरह आप भी बनाएंगे उस पूरे नदी तंत्र को, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के आंसर दे पा रहे होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आप अगर इस मैप को देख रहे हैं तो आप इससे और चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि चंबल, और चंबल के नीचे आपको मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप और कोई मैप यूज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चीजों को भी ऐड कीजिएगा कि मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है, इसका मतलब चंबल मध्य प्रदेश में बहती होगी। तो इस तरह के प्रश्न को आप बनाने की कोशिश करेंगे। जरा मैं आगे चलता हूं। यह भी वही नदी तंत्र है और यह नदी तंत्र वही आपको दिखा रहा है कि किस तरह से गंगा और यमुना नदी का यहाँ पर क्या है, यह नदी तंत्र हमको पढ़ना होता है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों को हम जरा जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर आपको कुछ और चीजें याद रखनी है इस गंगा यमुना या नदी तंत्र से जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होता है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इस गंगा और गंगा पर आने वाला पहला प्रश्न। अगर आपसे कहे कि सर यह जो गंगा है ना, इसकी टोटल कितनी लंबाई होती है, तो देखिए कोई समस्या नहीं है। 25 यानी 2525 यानी 2525 किलोमीटर टोटल इस गंगा की क्या होती है, लंबाई होती है। कहीं कहीं हो सकता है कुछ किताबों ने, कुछ गंदी किताबों ने इसे 2528 भी लिखा होगा, तो आप चिंता ना करें, आपको 2525 देगा या 2528 किलोमीटर देगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर यह तो संपूर्ण भारत में हो गई, आप जानते हैं गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, यह तो संपूर्ण भारत में हो गई सर 2525। आप इतना बताएं, उत्तर प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इतना बताएं कि यह जो गंगा है ना सर, यह उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर इतना जान लीजिए कि 900 किलोमीटर बहने का काम करती है यह गंगा उत्तर प्रदेश में। यानी जो गंगा थी, यह गंगा टोटल भारत में कितनी बहती है, 2525 किलोमीटर। लेकिन यह उत्तर प्रदेश में कितनी बह रही होती है, तो आप कहेंगे यह टोटल उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर बह रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन 900 किलोमीटर तो ठीक है सर, फिर आप इतना बताइएगा कि कोई ऐसा तो जिला रहा होगा उत्तर प्रदेश में जिस जिले में गंगा सबसे ज्यादा बह रही होगी।
यानी जिस तरह हम कहते हैं कि यह गंगा संपूर्ण भारत में 5 राज्यों से होकर निकलती है और 5 राज्यों में कोई ऐसा राज्य होगा जैसे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बह रही होगी, और उसी तरह अगर 900 किलोमीटर कुल लंबाई तय करती है उत्तर प्रदेश में, तो कोई ऐसा जिला होगा जिसकी सीमा को सबसे ज्यादा छूते हुए जा रही होगी या जिसकी सीमा के साथ सबसे ज्यादा बह रही होगी। तो आप ध्यान देंगे वह जो जिला होगा वह जिला होगा बदायूं। आप ध्यान रखेंगे कि बदायूं नामक जिले में जो बदायूं जिला होगा उसके अंदर यह गंगा सबसे ज्यादा बह रही होगी। और कहेंगे सर अगर टोटल 900 किलोमीटर बह रही थी तो बदायूं की सीमा के साथ या बदायूं की सीमा में यह कितने किलोमीटर बहती है, तो आप कहेंगे लगभग 132 किलोमीटर बहने का काम करती है यह बदायूं में। यानी गंगा नदी सबसे लंबी किस जिले में बही थी? बदायूं में बही थी। और बदायूं में यह कितनी बही थी? लगभग 132 किलोमीटर। याद रखेंगे यह बदायूं में सबसे ज्यादा बहती है। जब आप आगे इतना जान रहे होंगे तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से यह सारी चीज समझ में आ रही होंगी। उसके अलावा देखिए जो आपके डियर है गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी की एक खास बात होती है। देखिए इस गंगा नदी को 2008 में, कब? 2008 में, और क्या राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछ लेता है कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आप आराम से कहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। और यह गंगा कब से है? 2008 से राष्ट्रीय नदी होने का काम कर रही है। यानी टोटल यहाँ पर राष्ट्रीय नदी है और यानी 2008 से इसे हमने राष्ट्रीय नदी माना है। उसके अलावा जब आपसे प्रश्न पूछने की चेष्टा और भी जता सकता है किस तरह से कि आप इतना बताइए कि जैसे बदायूं में मैंने कहा सबसे ज्यादा बहती है, तो कोई ऐसा बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि यह गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे गंगा भारत में बही, भारत में 5 राज्यों में होकर बही और 5 राज्यों में हमने उत्तर प्रदेश में आ गए। अब पूछ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 75 जिलों में आप इतना बताइए कि गंगा कितने जिलों से होकर बहती है। तो हम कहेंगे कि अगर टोटल जिले उत्तर प्रदेश के अंदर 75 हैं तो उन 75 जिलों में से यहाँ पर 28 जिले ऐसे हैं जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। यानी कि टोटल कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है? 75 जिलों में से 28 जिलों में गंगा बहने का काम करती है। आपको यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आगे बात करते हैं कि इस पर और क्या प्रश्न बनेगा। देखिए जब आगे बात कर रहे होंगे तो आगे आपको एक सामान्य सा प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि यमुना के बारे में, कि आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर यह गंगा जो थी अगर यह टोटल 28 जिलों से होकर भारत में उत्तर प्रदेश में गुजरी है तो यमुना कितने जिलों से होकर गुजरी है? आप बिल्कुल आसानी से कहेंगे कि 19 जिले हैं। यानी 19 जिलों के साथ यह क्या 19 जिले से गुजरने का काम करती है, 19 जिले से यमुना प्रवाहित होने का काम करती है। यहां तक भी हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप अगर इतनी सारी चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपने इस मैप के माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज और देता हूं। जैसे देखिए अभी आपको याद क्या करना है, मैंने आपके सामने यह एक लिस्ट लगाई है और यह लिस्ट है क्या? यह लिस्ट सिर्फ इतनी है कि आपको कुछ नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को याद रखना है। यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है उत्तर प्रदेश में। आपको भारत की तो सभी को पता होगी, लेकिन थोड़ा सा सारी याद नहीं रख पाते हैं तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। जरा याद करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब अयोध्या का नाम आता है तो आप सरयू को जरूर देखते होंगे। यानी जब भी आप रामायण आदि देखते हैं तो अयोध्या नगरी के बारे में बात करता है और वहां पर सरयू नदी के बारे में जरूर बात करता है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे होगा? सरयू नदी के किनारे होगा, कोई समस्या नहीं है। देखिए इलाहाबाद, मैंने अभी कहा है कि गंगा और यमुना नदी का संगम ही कहां होता है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। गंगा यमुना माना जाता है कि पौराणिक अनुसार कि सरस्वती भी वहां पर मिलती है, लेकिन हम जानेंगे इलाहाबाद किस नदी के किनारे है। आप गंगा यमुना नदी के पास बोल रहे होंगे क्योंकि गंगा यमुना नदी का संगम ही कहां पर है? प्रयागराज या इलाहाबाद हम इसे कह सकते हैं। आगे अगर आपको पढ़ना है तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि यह जो यमुना होगी इस यमुना के
अंदर नोएडा में आकर एक नदी मिल रही होगी, हिंडन नदी। और जब आप दिल्ली कभी जाएंगे तो ट्रेन भी एक बार हिंडन नदी से होकर गुजरती है, साहिबाबाद और गाजियाबाद स्टेशन के बीच में। दरअसल वही हिंडन नदी है। हिंडन आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स स्टेशन भी हिंडन के नाम से है मोहननगर पर। तो आप इस हिंडन नदी को याद रखेंगे कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। उसके अलावा देखिए, आप जब मैं सोन को बार बार बोल रहा था तो मैं कह रहा था सोनभद्र का क्षेत्र है। तो सोनभद्र को जब मैं बार बार बोल रहा था, दरअसल इसीलिए बोल रहा था कि अगर प्रश्न पूछा कि सोनभद्र किस नदी के किनारे है तो आप आसानी से बता पा रहे हो कि सोनभद्र सोन नदी के किनारे है। वैसे आप पाएंगे कि इसकी नदी में, इसके नाम में ही तो इसकी नदी का नाम छिपा हुआ है, कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। सोनभद्र और सोनभद्र यहां पर भी छिपा हुआ है सोन। आगे बात करते हैं, जब आप और नदियों की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहां पर मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा यहां पर दोनों को जरूर याद रखिएगा। और अच्छी बात यह है कि यह दोनों ही जिले कहां पर हैं, दोनों शहर किसके किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे होने का काम कर रहे हैं। वैसे यमुना नदी के किनारे और भी बहुत सारे शहर पड़ेंगे, लेकिन दो प्रमुख हैं, इसलिए आपको याद रखना है यहां पर मथुरा के बारे में। क्योंकि देखिए, जब हम मथुरा की बात करते हैं तो गंगा जरूर दिमाग में आ जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे गंगा नदी मथुरा में बहने का काम नहीं करती है। वहां पर कौन सी नदी बहती है, मथुरा के अंदर यमुना नदी बहने का काम करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो अगला प्रश्न होने वाला है, इस गोरखपुर को जरा माइंड में सेट कीजिएगा, राप्ती नदी। और वही यह प्रश्न था जब मैं कह रहा था आपसे कि मैं इस राप्ती के बारे में एक इंपोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो बने हैं उत्तर प्रदेश के, वह कहां से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं कि गोरखपुर से। इसलिए यह प्रश्न पिछले साल पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह होने वाला है। और देखिए, लखनऊ और लखनऊ गोमती एक्सप्रेस ही लखनऊ जाती है, जो ट्रेन से जाता आता होगा। गोमती एक्सप्रेस से कहां जाती है, यानी कि लखनऊ जाती है। आप इसे अपने 100 तरीके से याद रख सकते हैं। मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि गोमती एक्सप्रेस ट्रेन कहां, लखनऊ ही तो जाने का काम करती है। आगे बात करते हैं वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे है, आपको याद रखना होगा, गंगा नदी के किनारे वाराणसी पड़ता है। और इसके अलावा आप इस कौशाम्बी को भी याद रख लीजिएगा। अन्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा नदियों का तंत्र हमने जाना है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा या एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़िएगा। मैं हर उस टॉपिक को कराकर चलूंगा आपके एग्जाम तक। मेरे दिमाग में आपके एग्जाम के बारे में सारी चीजें हैं, इसलिए आप मेरे साथ साथ धीरे धीरे बस चलते रहिएगा। और चलते चलते आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेक्शन हो गया, कब एग्जाम निकल गया और कब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए। चलिए, मैं सभी को आशा करता हूं कि आप इसी तरह इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।